हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हम हिंदी में हिंदी का विकास चैप्टर को पहला चैप्टर जो हमारा चला था उसको डिस्कस कर रहे थे और लास्ट जो टॉपिक हमारा था वो था आपका राजभाषा और संविधान में हिंदी। तो पिछले लेक्चर में हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा को ही डिफाइन कर पाए थे। आज हमारा चलेगा संविधान में हिंदी, ठीक है ना। और आज आपकी इस चैप्टर की, जैसे कि मैंने बताया था, लास्ट क्लास है, ठीक है। आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर वोकेब भी कराई जाए। तो इस समय ये जो चैप्टर जो है थोड़ा ज़्यादा मतलब थ्योरेटिकल चैप्टर था, इसलिए मैं वोकेब नहीं लेकर के आ रहा था। अब ये चैप्टर ख़त्म हुआ, अगला चैप्टर चलेगा, तो कल से आपकी वोकेब का पोर्शन भी मैं लगातार कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है। तो आज ये लास्ट लेक्चर है, इसको ध्यान से देख लिए, ठीक है साहब। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम ज़्यादा समय ना खराब करते हुए, ठीक है। आज हम टॉपिक है हमारा संविधान में हिंदी। आज मैं संविधान में हिंदी को डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से, ठीक है। तो देखिए, बहुत बड़ा रोल तो नहीं है खैर संविधान में हिंदी का, ठीक है। बस 2-3 आर्टिकल और अनुसूची ही इससे रिलेटिव हैं, तो जल्दी बहुत ज़्यादा लेंथी हम इसको नहीं खींचेंगे हालांकि, ठीक है साहब। तो मैं बता देता हूँ, देखो संविधान में हिंदी कितने प्रकार से हम डिस्कस कर सकते हैं। एक तो संविधान में हम बात करते हैं अनुच्छेदों की, एक संविधान में बात करते हैं हम भागों की, और एक संविधान में बात करते हैं हम किसकी, अनुसूची की, ठीक है। तो चलिए मैं 2 भागों में इसको बांट रहा हूँ फिलहाल में। तो एक तो हो गया हमारा भाग, ठीक है। भाग, कितने भाग होते हैं संविधान के अंदर? 22। जो मूल हैं उन्हीं पर विचार करते हैं, बाकी बाई पार्ट्स जो नए हैं उन्हें हम नहीं, कहने का मतलब वो बाई पार्ट्स हैं, ठीक है साहब। तो भाई टोटल 22 होते हैं और भाग 17 हिंदी से संबंधित है। और टोटल अनुसूची की अगर मैं बात करूँ ना, तो अनुसूची कितनी है भाई? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूची है। और हिंदी से रिलेटिव कौन सी अनुसूची है हमारी? 8वीं अनुसूची। अब भाग 17 को 4 पार्ट्सों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। भाग 17 को 4 भागों में बांट दिया गया है बच्चों, ठीक है। कौन कौन से ये 4 भाग हैं भाई? ठीक है, पहला भाग 4 अध्यायों में इनको बांट दिया गया है, ठीक है साहब। तो पहला अध्याय क्या कहता है? पहले अध्याय में यहाँ पर लिख सकते हैं अध्याय, पहले अध्याय फर्स्ट में क्या कहा गया है? यहाँ पर संघ की भाषा, संघ की भाषा को डिफाइन करूँगा मैं। और कहाँ से कहाँ तक करने वाला हूँ? यहाँ करने वाला हूँ मैं अनुच्छेद 343 से 343 से 344 तक, ठीक है साहब, ये आएगा। क्लियर? चलिए, और दूसरा भाग क्या कहने वाला है? जो दूसरा भाग है अध्याय 2, दूसरे अध्याय में, ये मार्कर ये कम दिख रहा होगा थोड़ा सा है। दूसरे अध्याय में हम क्या बात करते हैं? दूसरे अध्याय में आती है प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाएं, जितनी भी प्रदेश से संबंधित भाषाएं होती हैं ना बच्चों, वो इसमें आती हैं। प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं हम यहाँ, तो प्रादेशिक भाषाएं हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। और प्रादेशिक भाषाओं में बच्चों आर्टिकल जो आते हैं ना, अनुच्छेद, वो हम कहाँ से पढ़ते हैं? 345 से 347 तक हम यहाँ बात करते हैं इसकी, ठीक है ना। और देखिए, जब इसका तीसरा अध्याय जो होता है ना, अध्याय 3, तो अध्याय 3 में क्या करते हैं हम? अध्याय 3 में बात होती है अनुच्छेद 348 से 349 तक, ठीक है ना। और इसी प्रकार से देखो चौथे में आप समझ ही रहे होंगे, अध्याय 4 में, अध्याय 4 में क्या हो जाएगा भैया? कौन कौन से आर्टिकल आ जाएंगे? आर्टिकल 350 और 351। अब मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि इतना संविधान है हिंदी भाषा से संबंधित, तो देखिए विचार करेंगे कि एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको बता दूं, केवल अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 351 ये हिंदी से रिलेटिव हैं, मतलब एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट।
तो एक बात तो ये है कि केवल हम इन्हीं पे फोकस करें, 343, 344 और 351 पर, इससे बाहर आर्टिकल एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। हालांकि अब मैं बता दूंगा एक एक बार इसको, लेकिन फोकस हम इन्हीं चीज़ों पर करेंगे। तो चलिए आते हैं भैया। और अनुसूची कितनी है? अनुसूची कौन सी? अनुसूची 8, ठीक है ना। मतलब 12 अनुसूचियाँ, अनुसूची 8 हिंदी की राजभाषा से संबंधित है। अनुसूची पे बाद में करता हूँ, पहले आर्टिकल पे मैं आता हूँ, ठीक है साहब। चलिए अनुच्छेद अध्याय 1 पढ़ते हैं हम, संघ की राजभाषा, ठीक है ना। केवल अनुच्छेद 43 पे यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी, और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ होगा? ब्राह्मी लिपि से हुआ होगा। अभी लिपि के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ होगा, जिसके अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देवनागरी लिपि के अंकों को भारतीय अंकों के रूप में ज्यों का त्यों अपना लिया जाएगा, ठीक है। आप हिंदी की जो गिनती लिखते हैं वो देवनागरी लिपि की गिनतियां हैं, तो उसे ज्यों का त्यों अपना लिया गया। इतने फैक्ट हो गए। और अनुच्छेद 343 के पार्ट 1 में यह बात कह दी गई है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राजभाषा नहीं, ये आर्टिकल 344 की बात है। इसमें यह बात कही गई है 343 के पहले पार्ट में, इसमें यह बात कही गई है कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक संघ की राजभाषा अंग्रेजी बनी रहेगी। चलिए ये बात तो मैंने कल आपको बताई थी कि संघ की राजभाषा पूरी तरह से अंग्रेजी नहीं थी। संघ की राजभाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के दर्जे के रूप में हिंदी को मान्यता दे दी गई थी, लेकिन उसी के समकक्ष भाषा अंग्रेजी को भी रखा गया था। हमने अंग्रेजी को भी ये कह दिया था कि ये इसके दोनों की दोनों क्या हैं, बिल्कुल समकक्ष भाषाएं, ये भी राजभाषा ये भी दोनों का दर्जा इक्वल कर दिया गया था। तो अब बात इसमें आर्टिकल 343 के पार्ट 1 में ये कही जा रही है कि 15 वर्षों तक ऐसा होगा, 15 वर्षों तक राजभाषा अंग्रेजी बनी रहेगी, ठीक है ना। और जितने भी कार्य हैं सरकार के वो अंग्रेजी में होते रहेंगे, लेकिन 15 वर्षों के बाद वो क्या बन जाएगी? हिंदी बन जाएगी। लेकिन इसी आर्टिकल में ये वाली बात भी कही कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो उक्त अवधि के दौरान अपनी मंशा पर संघ के कार्यों को अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में भी करा सकता है। ये सारी बातें हमारी आर्टिकल 343 की है। आपसे पूछे संघ की राजभाषा हिंदी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 343 के अंतर्गत। संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी है, कौन सी के अंतर्गत आती है? इसके अंतर्गत। मतलब देवनागरी लिपि को हमने इससे अपनाया, राजभाषा को हमने इससे अपनाया, ठीक है ना। तो जितनी भी हिंदी से अपनाने से संबंधित फैक्ट आएंगे वो भैया सारे के सारे इसमें आएंगे। संघ शब्द जिस क्वेश्चन के आगे लग जाए भाषा के साथ में, समझ लेना 343 उसका आंसर होगा। क्लियर? 344 में मैं क्या बता रहा था, 344 क्या कहता है? 344 कहता है कि मैंने बताया था अभी 1952 में, कहने का मतलब मद्रास में तेलुगु भाषियों ने जो उग्र रूप धारण कर लिया था। 55 में राजभाषा आयोग बना, भी बताऊंगा मैं राजभाषा आयोग के बारे में। और 56 में उसने अपना प्रतिवेदन तैयार किया। तो 56 में जाकर के, तो अब आकर के इस जो प्रतिवेदन हमारा राजभाषा आयोग का प्रतिवेदन बना, वो आंध्र प्रदेश के भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने के चक्कर से ही जो है 1955 में राजभाषा आयोग आया है। 1953 में आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य घोषित हो गया था, ठीक है साहब। तो वही फैक्ट 344 में कह रहा है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा राष्ट्रपति, और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद राजभाषा से संबंधित समिति का गठन करेगा। दो शब्द आए, राजभाषा आयोग और राजभाषा संबंधित समिति। दोनों को आर्टिकल के बाद एक्सप्लेन करूंगा, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर? यहां पर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का गठन, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद राजभाषा से संबंधित समिति का गठन होगा, या उनमें क्या होगा? उनका पुनर्गठन होगा, या उनमें कोई संशोधन किया जाएगा। जो भी है उसको देखा जाएगा 5 और 10 वर्ष के अंतर पर। 43 में मैंने बताया राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, देवनागरी का विकास ब्राह्मी से होगा, ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि से होगा, और उसके अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप हिंदी के अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इतनी बातें हमने यहाँ पर कर ली। 3 शब्द आपको मिल चुके हैं यहाँ पर। एक मिल चुका लिपि, एक मिल चुका है, एक मिलता राजभाषा आयोग,
और एक मिल चुका है बच्चों राजभाषा संबंधी समिति। तीनों पर बात करूंगा लास्ट में, ध्यान रखना, ठीक है। अध्याय 2 में आ रहे हैं हम। चलिए, तो मोस्ट अध्याय 2 के कोई एग्जाम में इस तरह से कोई फैक्ट वगैरह नहीं मिलते हैं, फिर भी अगर चाहें तो हम थोड़ी थोड़ी बातें इन पर कर लेते हैं। देखो, अनुच्छेद 345 345 में क्या आती है? राज्य की राज्य भाषाएं आती हैं। राज्य की राजभाषाएं, किसी राज्य की राजभाषा। केरल की राजभाषा क्या है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। दूसरे कहने का मतलब दूसरी क्या है? हमारी उर्दू है। उत्तराखंड की पहली संस्कृत है, दूसरी हिंदी है, केरल की इंग्लिश है, ऐसे ही। तो ये राजभाषाएं जितनी भी आती हैं 345 में आती हैं। 345 में राज्य की राजभाषाओं पे हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब आर्टिकल 346 क्या कहता है कि यदि दो राज्यों के बीच या एक राज्य और एक संघ के बीच पत्राचार की भाषा का उल्लेख आर्टिकल 346 में किया जाता है। दो राज्यों के बीच जो पत्राचार की भाषा होगी, दो राज्यों के बीच या एक राज्य एक संघ के बीच जो पत्राचार की भाषा होगी वो हिंदी होगी। और यदि इस पत्राचार की भाषा हिंदी होगी, यदि दोनों राज्यों में विवाद हो जाता है या संघ राज्य में विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा भी हिंदी में ही किया जाएगा। यह आर्टिकल 346 कहता है। अच्छा, आर्टिकल 347 क्या बात कर रहा है भाई? 347 क्या कह रहा है? 347 यह कह रहा है कि यदि किसी राज्य में कोई क्षेत्र विशेष, मैं कह दूं कि जनजातीय क्षेत्र जिस भाषा को बोलेगा, कहने का मतलब आर्टिकल 347 में किसी राज्य के किसी विशेष क्षेत्र वाला या किसी क्षेत्र द्वारा बोली जाने वाली भाषा का उल्लेख किया जाएगा, बोली जाने वाली भाषा का उल्लेख होगा, ठीक है। आर्टिकल 348 आ जाता भैया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आर्टिकल 348, अनुच्छेद 348 के अनुसार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद और राज्य के विधान मंडलों की भाषा का उल्लेख किया जाएगा। हाई कोर्ट की भाषा क्या है? सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है? संसद की भाषा क्या है? राज्य के विधानमंडलों की भाषा क्या है? 1949 में जब ये मीटिंग हुई है तो कह दिया गया है कि अभी 15 वर्ष तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद और राज्य के विधानमंडलों की भाषा अंग्रेजी बनी रहेगी। 15 साल के बाद यथावत क्या हो जाएगी? वो हिंदी हो जाएगी। लेकिन उस फैक्ट पर बाद में कोई विचार नहीं किया गया। वो फैक्ट जो अधिनियम उस समय आया था वो आज भी वैसा का वैसा ही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर हो गया है कि अब हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की भाषा, अब सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी बनी हुई है। संसद की भाषा क्या है? लोकसभा अध्यक्ष की कहने का मतलब मंशा पर डिपेंड, उनके उसके आदेश पर डिपेंड करती है, ठीक है भैया। अगर संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में हमें अपनी बात रखनी है तो लोकसभा स्पीकर की आज्ञा लेकर के हम मातृभाषा में भी अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। ना तो 15 वर्ष के बाद पूर्णतः हिंदी बनी और ना ही पूर्णतः अंग्रेजी रह गई है, ठीक है ना। दोनों के बीच का तालमेल पूरी तरह से बिगड़ चुका है क्योंकि इस फैक्ट पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट बात है। 349 की बात कर लेते हैं। 349 में यदि राजभाषा हिंदी से संबंधित कोई विधेयक पारित किया जाएगा तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पारित करेगा, लेकिन अकेला नहीं, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर उस विधेयक को पारित करेगा। यदि हिंदी से संबंधित कोई भी विधेयक आता है, हिंदी में कुछ नया जोड़ा जाता है, हिंदी में से कुछ हटाया जाता है, तो वो राष्ट्रपति 349 के अकॉर्डिंग पारित करेगा उस विधेयक को और राजभाषा आयोग की कहने का मतलब सिफारिश पर पारित करेगा। चलिए साहब, 350 में आ जाते हैं। आर्टिकल 350 क्या कहता है, ठीक है ना। अध्याय 4, इसमें मैंने आपको बताया तो नहीं यार, इसमें अध्याय 3 में कौन सी भाषाएं आती हैं? तो आप यहाँ पे ये जो है ना, मैंने क्या बताया, 348 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वही बात बताई मैंने। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर विधेयक आएगा, तो ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, ये किस में आती हैं? न्यायालय में। तो ये जो अध्याय 3 है ना, यहाँ है न्यायालय की, यहाँ है न्यायालय की भाषा, न्यायालय की भाषाओं को हम यहाँ। और अध्याय 4 क्या कहता है? अध्याय 4 में मैं देखना, पहले मैं पढ़ा क्या रहा हूँ अध्याय 4 में आपको। 350 और 351 आर्टिकल देगा क्या, फिर देख पता लग जाएगा कि उसमें हम क्या बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 350 ये कहता है कि किसी विवाद के निवारण के लिए जो भाषा होनी चाहिए, तो वो क्या होनी चाहिए? हमने मतलब अगर आपस में, पहले तो मैं राज्यों की बात कर रहा था, ठीक है ना। अब 2 राज्यों में विवाद की बात कर रहा था या पत्राचार की बात कर रहा था। अब एक ही राज्य की मैं बात कर रहा हूं, किसी विशेष क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो विवाद के निवारण के लिए जो कहने का मतलब उसके विवाद का जो निवारण किया जाएगा वो मातृभाषा में किया जाएगा। भाई ऐसा क्यों?
पहले 2 राज्य थे और सभी राज्यों की जो राजभाषा है वो जानते हैं हिंदी है। तो जिन 2 राज्यों में पत्राचार की भाषा का सहारा लिया गया या उनमें विवाद हुआ तो भाई वो हिंदी को तो जानते ही हैं। मान लो हमारा विवाद अगर उत्तर प्रदेश का विवाद अगर तमिलनाडु से हो गया तो हमारी भाषा हिंदी है, उनकी तमिल है, तो दिक्कत आ जाएगी। हम तमिल को नहीं जान सकते, वो हिंदी को वो हिंदी को जान सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हिंदी क्योंकि राजभाषा है तो इसलिए वहां पर हिंदी में विवाद का निपटारा हो रहा था, यहां पर मातृभाषा में होगा। कारण क्या है? क्योंकि एक ही राज्य में विवाद हुआ, बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आर्टिकल 350 में ये भी फैक्ट या ये भी निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रपति अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में करने की नीति बनाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो शिक्षा दी जाएगी वो प्राथमिक भाषा में दी जाए, मातृभाषा, प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। दूसरी बात ये होगा कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा उनके देखरेख के लिए। क्लियर जी? यहां तक मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत किसी को आई नहीं होगी। मैंने बता दिया 343, 344 और 351 पर आप फोकस करेंगे। फिर भी अगर सारे आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो वाइज्जत आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विकास की बात कर रहा हूं, यहाँ पर शिक्षा का विकास हो गया, यहाँ पर शिक्षा के लिए निर्देश की बात जा रही है, यहाँ पर हिंदी का प्रचार प्रसार की बात जा रही है। यहाँ पर 351 क्या कहता है? 351 कहता है हिंदी के विकास या विस्तार के लिए विशेष निर्देशों का उपबंध किया, मतलब हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विशेष उपबंध, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख लूंगा मैं? विशेष निर्देश। इसमें सारे के सारे विशेष निर्देश आएंगे भाषा से संबंधित, ठीक है भाई। अल्पसंख्यकों की भाषा और हिंदी के लिए निर्देश, उसके प्रचार के लिए निर्देश, तो हो गया ना, हो गया। तो इन 4 अध्यायों में इस तरीके से यह बटा हुआ था, ये तो काम हो गया यहाँ पर खत्म, ठीक है। अनुसूची पर बात कर लेते हैं अभी, ठीक। भाग 17 में क्या है? अगर भाग में पूछ ले तो आपसे, तो भाग 17 किस बात के लिए है? पूरे भाग 17 में राजभाषा, ठीक है। भाग 17 में राजभाषा का जिक्र होता है, ठीक है भाई। चलिए अनुसूचियों को गिरा देता हूं। कोई भी चीज़ चैप्टर के अंदर मैं छोड़ के नहीं चल रहा हूँ, जितना आपके एग्जाम की दृष्टि से मस्ट है उतना मैं आपको सारा कराऊंगा A to Z। मैंने बताया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कॉल से कमेंट सेक्शन से हमें पता चल जाए, जो रेगुलर क्लास करते हैं, ठीक है, और अपने पूरे नोट्स बना रहे हैं। तो उस बीच में मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका छूट जाए या नोट्स ख़राब हो जाएं, ठीक है ना। इस बात से मतलब नहीं है कि बीच बीच में वीडियो देखने वाले उसे लाइक करेंगे या लाइक करेंगे, वो ये कहेंगे कि एक ही चैप्टर हिंदी भाषा का विकास 6 दिन से या 8 दिन से या 10 दिन से चल रहा है। मुझे इस बात से मतलब ना होने से ज़्यादा मतलब इस बात से है कि हम कंप्लीट सिलेबस आपको दें, पूरी तरह से सारा इम्पोर्टेंट दें, ठीक है ना। ये नहीं हो कि हाँ एक क्लास करने के बाद भी हिंदी भाषा के विकास से कोई क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। तो मैं कंप्लीट ही अब तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। लाइक 2-4 कम भी होंगे चलेगा, लेकिन आपका फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर बच्चों? चलिए मैं अनुसूचियों पर बात करता हूँ, शेड्यूल की बात करता हूँ मैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन अब इतना आसान नहीं आ रहा, लगातार जो है अपडेट होते चले जा रहे हैं एग्ज़ाम भी। वो समय अलग था, आज से 20 साल पहले नौकरियां मिल जाती थी बाइज्जत, लेकिन आज ये नौकरियां मिलती नहीं हैं। आज तो नौकरियां छीननी पड़ती हैं, जबड़े में हाथ डालना होता है। कंपटीशन बहुत खतरनाक होता चला जा रहा है बच्चों, इसलिए हमें थोड़ा सा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि कभी वो दौर था जब खून बहता था पसीनों में, मगर अब जिस्म जैसे ढल गए हों सब मशीनों में। कभी वो वक्त था जब सबकी सब सोना उगलती थी, मगर अब भूख उगती है जिधर देखो जमीनों में। ये किस मजबूर की आंखों से आंसू आज बह निकले, चमक देखी नहीं हमने कभी ऐसी नगीनों में। तो वक्त बदल चुका है और हमें अब वक्त के अनुसार हमें भी बदलना होगा, हमें भी अपडेट होना पड़ेगा। तो शेड्यूल की बात करता हूं, मैं कह रहा हूं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची जो है वो राजभाषा से संबंधित है। अब बच्चों मैं बात करता हूं, यहां पर देखो 3 तरीके की बातें आती हैं, समझ लेना, ठीक है। संविधान लागू होने से पहले, ये फैक्ट आपने हो सकता कम ही सुना हो,
संविधान लागू जब नहीं हो पाया था, तो संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने पर, लागू होने पर ये भी कह दूंगा मूल रूप से, मूल रूप से, ठीक है ना, मतलब प्रारंभ में, या ये कह दूं मूल की जगह प्रारंभ कह दूं, प्रारंभ में, ठीक है। और तीसरी बात होगी वर्तमान में। यार बच्चों वर्तमान में मैं इधर लिख दूंगा ताकि मैं उधर जग के कम हो जाए, तो यहां लिख रहा हूं मैं वर्तमान में। चलिए तो देखिए भाई, जब संविधान लागू नहीं हुआ है तो उस समय विचार हुआ था संविधान सभा के द्वारा, राजभाषा से संबंधित जो संविधान सभा थी उसके द्वारा विचार हुआ कि भारतीय संविधान में 8 भाषाओं को जोड़ा जाए, ठीक है ना। लेकिन जब उसको लागू किया गया तो भारतीय संविधान में 6 भाषाओं को और ऐड कर दिया गया। टोटल भाषाएं कितनी हो गई? अब तो हम यही कहेंगे, जब भारतीय संविधान शुरू हुआ था तो संविधान में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, ठीक है। अभी 14 भाषाओं तक हम आज अगर वर्तमान की बात करते हैं तो आज वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं बच्चों? 22 भाषाओं का अध्ययन आज हम करते हैं, ठीक है। 22 ही लिपियों का प्रचलन भारत में है, ठीक है ना। वैसे तो 64 प्रकार की लिपियां बताई गई हैं, बौद्ध विस्तर ग्रंथ है उसमें 64 प्रकार की लिपियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में हम 22 प्रकार की लिपियों का अध्ययन करते हैं। अभी पढ़ेंगे लिपियों को डिटेल में, टेंशन ना लेंगे। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हम कैसे करके पहुंचे हैं, इसके लिए हमें गुजरना पड़ा है संशोधनों से भैया। तो इसमें संशोधन, हमारे संशोधन हो चुके हैं। कितने संशोधन हुए भाई? 3 संशोधन हुए, 3 संशोधन। पहला संशोधन कौन सा नंबर का था? 21वां संशोधन 1967, और इसमें जोड़ा गया था कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को, ठीक है। आप जान रहे होंगे सिंधी को जोड़ा गया तो कितनी हो गई? 15 भाषाएं, ठीक है। दूसरा संशोधन जो संशोधन हुआ है बच्चों, वो हुआ है 71वां संशोधन, ठीक है। कौन सा संशोधन हुआ है? 71वां संशोधन, और ये कब हुआ है? 1992 में। और यहाँ पे 3 भाषाओं को जोड़ा गया, दिखाई दे रहा ना, 3 भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है। कौन कौन सी भाषाएं आई भाई यहाँ पर? यहाँ पे आई है नेपाली, इसमें नेपाली भाषा जोड़ी गई, कोंकणी भाषा जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख रहा हूँ, गौर से सुन लेना, नेपाली और मणिपुरी, ठीक है जी। और अंतिम संशोधन ये हुआ था 92वां संशोधन। 92वां संशोधन हुआ बच्चों, ये हुआ था 2003 में। तो इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन सी 4 भाषाएं? इसमें जोड़ी गई बोडो, ये बहुत आता है एग्जाम में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है जी। इस प्रकार से 15 और 3 18 और 4 22 भाषाएं आपके संविधान में हो चुकी हैं। ये था भारतीय मतलब हिंदी भाषा में संविधान, या संविधान में हिंदी भाषा। क्लियर बच्चों? ये टॉपिक आपका खत्म हो जाता है यहाँ पर, सही है। हम अपने अगले टॉपिक पर विचार करते हैं, ठीक है भैया। तो लिपि पढ़ेंगे। तो लिपि, पहले इसका अर्थ समझेंगे। लिपि क्या है? लिपि क्या है देखना, वे ध्वनि संकेत जो किसी भाषा को संक्षेप में लिखने या समझने के काम आते हैं, क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है, ठीक है साहब, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा की लिपि मैंने बताया देवनागरी है, जिसका विकास ब्राह्मी से हुआ है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि हो सकती है। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य, प्रत्येक देश, प्रत्येक व्यक्ति भी मैं कहूँ तो वो स्वतंत्र है अपनी लिपि बनाने के लिए, ठीक है। हर भाषा अपनी लिपि बना सकती है। आंध्र प्रदेश अपनी लिपि को बार 2 से 3 बार बना चुका है और जो उसको रद्द कर चुका है, ठीक है। मैं चाहूँ अपनी लिपि बना सकता हूँ, मैं कोई अपना शॉर्ट संकेत बना सकता हूँ। मैं कहूँ कि ये मेरी लिपि है, मैं ऐसे लिखता हूँ किसी भी चीज़ को, ठीक है ना, तो ये मेरी लिपि है, किसी को नहीं पता, मुझे पता है। तो ऐसी लिपियाँ ही होती हैं गुप्त लिपियाँ, ठीक है ना। आप देखना जरा, क्लियर समझ गए आप? तो देखिए, आप एक हेडिंग यहाँ पर बना लेंगे
पहले लिपि की परिभाषा लिखेंगे बच्चों, और लिपि की परिभाषा के बाद आप एक हेडिंग बनाएंगे या ये लिख लेंगे सिंपली परिभाषा। पहले परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा के बाद आप ये सारी की सारी लिपियां जरूरी लिखनी जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दी है, बहुत शॉर्टली लाइटली आता टॉपिक, बहुत डीप नहीं आता। तो ये लिख लेंगे कि भारत में 22 लिपियों का प्रचलन है, और मैंने बताया था कि अभी वर्तमान में 22 लिपियों का प्रचलन है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ है एक हमारा ललित बिस्तर, उसके अनुसार देखा जाए तो भारत में 64 लिपियां बताई गई हैं, 64 लिपियां। लेकिन भारत में अभी इस समय वर्तमान में 22 लिपियों का प्रचलन है, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार है। ठीक है साहब, चलिए कौन कौन सी? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, गुप्त लिपि, ये गुप्त लिपि है, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि, शारदा लिपि, तेलुगु लिपि, बांग्ला लिपि, ग्रंथ लिपि, कलिंग लिपि, तमिल लिपि, बट्टेलुत्तु लिपि, मलयालम लिपि, ठीक है ना, गुरुमुखी, गुजराती लिपि, मैथिली लिपि, मोडी लिपि, कैथी लिपि, महाजनी लिपि, उर्दू लिपि, रोमन लिपि और असमिया लिपि। ठीक है, सारी मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए थोड़ा बहुत बात करता हूँ मैं कुछ लिपियों पर। एक तो ब्राह्मी पर तो हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है ही, आप जानते ही हैं। ठीक है ना, देवनागरी पर भी हम बात करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी मोस्ट है। ठीक है, चलिए प्रारंभ में ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि जो है संस्कृत भाषा का जो मूल रूप मिलता है वैदिक रूप, तो वो वैदिक रूप संस्कृत का वैदिक रूप ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया है। ठीक है, ब्राह्मी का मतलब क्या होता है? ब्राह्मी की अगर अर्थ पे बात करूं तो ब्राह्मी का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मी का अर्थ होता है वेद से संबंधित। ठीक है ना, वेदार्थ। ब्राह्मी का अर्थ होता है आर्य से संबंधित। ठीक है ना, जो ब्राह्मी लिपि थी पहले वो वैदिक संस्कृत में लिखी गई थी, फिर उस लिखी गई वैदिक संस्कृत को या वेदों की रक्षा करने के लिए जिस लिपि का प्रचलन हुआ वो नागरी लिपि कहलाई। ठीक है साहब, वो नागरी लिपि बन गई। ठीक है ना, अब वर्तमान में चलिए, तो ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा से रिलेशन रखती है, वेदों से रिलेशन रखती है ब्राह्मी लिपि। अब हमारे यहाँ नहीं है, संस्कृत का प्राचीन रूप ब्राह्मी में मिलता था, बस इतना पढ़ेंगे। खरोष्टी लिपि में क्या पढ़ेंगे? देखो खर का मतलब क्या है? एक प्रोफेसर हुए हैं, इनका नाम था प्रिजिलुस्की। प्रोफेसर यहां लिख देता हूं, प्रिजिलुस्की, ये उनका नाम था। हाँ, उन्होंने खरोष्टी लिपि के बारे में बताया कि खर प्लस ओष्ठ, इस लिपि के अर्थ के बारे में बताया। खर प्लस ओष्ठ, खर माने होता है क्या? गधा, और ओष्ठ माने आप जानते हैं ओंठ होते हैं, होठ होते हैं। गधे के होठों के जैसी लिपि, ये लिपि, इस लिपि के जो अक्षर लिखे जाते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं जैसे गधे के होंठ हैं। ठीक है ना, गधे के होठों की तरह ये अक्षर लिखे जाते हैं, तो इसलिए इसको खरोष्टी लिपि कह दिया। इस लिपि, ये बिल्कुल काम चलाऊ लिपि है, बिल्कुल व्यापक लिपि नहीं है, मैं बता दूं। और इस लिपि में 37 वर्ण है केवल, होने चाहिए थे कितने? 52 होने चाहिए थे, 50 या 52, लेकिन इस लिपि में केवल 37 वर्ण है। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, दीर्घ स्वरों का इसमें उल्लेख नहीं है और संयुक्त व्यंजन इसमें नहीं है, इसलिए हमारे किसी काम की नहीं है, भाषा पर काम नहीं करती है, इसलिए ये क्या है? काम चलाऊ लिपि रह गई है केवल। ठीक है साहब, ठीक। अब देखना, गुप्त लिपि पर मैं विचार करूंगा जब मैं ब्राह्मी लिपि का देवनागरी लिपि में विकास करूंगा, तब देखना मैं क्या कह रहा था। मैं कह ये रहा हूं बच्चों कि देखो ये है आपकी ब्राह्मी लिपि, ये है आपकी ब्राह्मी लिपि, इसको गौर से देखना। तो ये मैंने लिखी ब्राह्मी लिपि। ठीक है ना, ब्राह्मी को लेकर के चला। ठीक, तो ब्राह्मी का अर्थ क्या था? इसका जो अर्थ था वो क्या था? वेदार्थ, वेद से संबंधित था, वेदों की रक्षा करने के लिए। ठीक है ना, ये इसका अर्थ था ब्राह्मी का। ठीक, आगे चल करके ये ब्राह्मी लिपि कौन सी लिपि में? जब ये ब्राह्मी लिपि गुप्त काल में पहुंचेगी। कौन से काल में पहुंचेगी? गुप्त काल में पहुंचेगी। ठीक है ना, तो गुप्त काल में जाकर के, जगह कम पड़ गई, चलिए ध्यान रखो, गुप्त काल में जाकर के यही ब्राह्मी लिपि उत्तरी ब्राह्मी के नाम से जानी जाएगी। किस नाम से? उत्तरी ब्राह्मी के नाम से। क्लियर बच्चों, यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये लिपि क्या बन जाएगी? वैदिक लिपि गुप्त काल में जाकर के उत्तरी ब्राह्मी के नाम से जानी जाएगी। ठीक है ना, और यही उत्तरी ब्राह्मी लिपि आके चल करके कौन सी लिपि बन जाएगी? नागरी लिपि बन जाएगी। ठीक है ना, नागरी लिपि बन जाएगी। अब ये नागरी लिपि क्यों बन जाएगी भाई? क्योंकि नागरी का मतलब होता है चतुर्भुज आकार, चतुर्भुज आकार के अक्षर। जिस लिपि में, जिस भाषा में चतुर्भुज आकार के अक्षर होते हैं वो नगर बन जाता है। नाग, नगर, नागरी। नागरी का विकास ऐसे हुआ है,
नाग, नगर, नागरी से। तो चतुर्भुज आकार के अक्षर पाए गए हिंदी में और संस्कृत में भी थे, तो ये उत्तरी ब्राह्मी का नाम बदल करके नागरी बन जाता है। अब ये यूज किसके लिए हो रही है बच्चों? हिंदी के लिए। ये यूज किसके लिए हो रही है? संस्कृत के लिए यूज होती चली जा रही है, क्योंकि मैंने बताया कि ब्राह्मी से संस्कृत का प्राचीन रूप मिलता है। अब ये नागरी संस्कृत के लिए यूज हो रही है, और संस्कृत कौन सी भाषा है? देव भाषा। तो संस्कृत की वजह से हमने देव शब्द इसके आगे लगाया, नागरी के शब्द नागरी के आगे, तो लिपि कौन सी बन गई? देवनागरी लिपि बन गई। तो आपका ये भी एक्सप्लेन हो गया देवनागरी लिपि, और मैंने गुप्त लिपि के बारे में भी बता दिया। ठीक है साहब, मैं इसको मिटा रहा हूं आप, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लेंगे, मुझे नहीं समझाना है बच्चों। ठीक है साहब, चलिए साहब, अब देखते हैं आगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, गौर से देखें। शारदा लिपि शॉर्ट करके लिख लेंगे। शारदा लिपि ये कश्मीरी भाषा की लिपि है, कश्मीरी भाषा की लिपि। तेलुगु बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम से पता चल गया। बांग्ला ग्रंथ, कलिंग नाम से पता चल गया इनमें, ठीक है ना। तमिल नाम से पता चल गया है, ठीक है ना। बट्टे लुत्तु प्राचीन भाषाएं हैं, ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। मलयालम वगैरह। गुरुमुखी को याद रखें, अच्छी है। गुरुमुखी में कौन सी लिखी जाती है भैया? पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। क्लियर? आप इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी में जो है आप लिखना, आप अलग से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गुजराती बताने की जरूरत नहीं है, मैथिली वगैरह। मोडी कैथी लिपि, ठीक है ना, कैथी लिपि। चलिए आगे चलते हैं। महाजनी उर्दू जानते हैं, उर्दू की लिपि आप याद रखेंगे। उर्दू खुद में एक लिपि है, तो उर्दू यहाँ पर फारसी भी ऑब्लिक में मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है भैया, फारसी, क्योंकि उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। तो अब मैं ऐसा करके लिख दूंगा कि फारसी किस भाषा की लिपि है? उर्दू की लिपि है। क्लियर? रोमन किस भाषा की लिपि है? अंग्रेजी भाषा की लिपि है, अंग्रेजी भाषा की लिपि है, ठीक है ना। अब मैं डिटेल में बात करना चाह रहा हूँ बच्चों देवनागरी पे, ठीक है ना, कि देवनागरी जो है हमारी, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो देखो ध्यान रखना, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं भाई? संस्कृत भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। मैं बोल रहा हूँ आपको, संस्कृत देवनागरी में लिखी जाएगी, हिंदी देवनागरी में लिखी जाएगी, और हिंदी से जितनी भी भाषाओं का विकास हुआ है, उत्पन्न हुई है, जैसे मराठी, नेपाली, ठीक है ना, बांग्ला, इन सब भाषाओं की लिपि भी क्या होगी? देवनागरी। संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है, ठीक है ना, नेपाली है, बांग्ला, इनकी लिपि क्या होगी? क्लियर? तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। बांग्ला तो हमारी लिपि है, खैर है नहीं, बांग्ला लिपि है, ठीक है ना। तो संस्कृत है, हिंदी है, नेपाली है, मराठी है, इनकी सबकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहीं से कहीं तक आप लोगों को नहीं होने वाली है। अब मैं नीचे आ रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इसे थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं। अब बात करते हैं देवनागरी पर और थोड़ी सी। देखिए है क्या कि देवनागरी लिपि 4 भागों में जाकर के बंटती है बच्चों, ठीक है ना। देवनागरी के 4 भाग हैं। देवनागरी लिपि के 4 पार्ट्स हैं भाई। पहला पार्ट क्या है देवनागरी लिपि का? 4 भागों में बांट करके इस लिपि को मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, पहली कहलाती है कौन सी? अर्धनागरी। अर्धनागरी पहला भाग है अर्धनागरी लिपि, ठीक है ना, पहला भाग है इसका अर्धनागरी लिपि। जो दूसरे भाग में बात करते हैं वो होती है पूर्वी नागरी लिपि, ठीक है ना, पूर्वी नागरी लिपि, ठीक है जी। तीसरा भाग जो हमारा है वो देखेंगे, तीसरा भाग इसका है आपका नांदी लिपि, नांदी नागरी कह दूं, नांदी नागरी। और चौथा भाग जो इसका है वो है मध्य, ठीक है ना, मध्य लिपि, मध्य देशीय लिपि या मध्य देश लिपि। देखो जी, आज हम देवनागरी का जौन सा रूप इस्तेमाल करते हैं वर्तमान में, जिस रूप को हम यूज में लेकर के आते हैं, ठीक है ना, वही मध्य देशीय लिपि है। तो ये तो वर्तमान लिपि है हमारी, मतलब वर्तमान देवनागरी का हम चौथा वाला ये वाला रूप यूज करते हैं। और नागरी लिपि वो है जिसमें संस्कृत के ग्रंथ लिखे गए थे, संस्कृत के ग्रंथ,
संस्कृत ग्रंथ जिसमें लिखे गए थे वो नागरी है, ठीक है ना। पूर्वी नागरी की अगर मैं बात करूं तो पूर्वी नागरी में देखो, पूर्वी नागरी में जो भाषाएं आती हैं ना, मतलब पूर्वी नागरी किन लिपियों को जन्म देती है। तो पूर्वी नागरी देखो, जैसे असमिया है, मैथिली है, ठीक है ना, कैथी है, ठीक, इन लिपियों का जो विकास हुआ है वो पूर्वी नागरी से ही हुआ है, ठीक है ना। असमिया, मैथिली, कैथी, और नाम से पता चल रहा है जो पूर्वी भाषाएं हैं उनकी लिपि होगी ये, ठीक है ना। अर्धनागरी लिपि, जितनी भी पश्चिमी भाषाओं की लिपि है वो ये है, मतलब इसको पश्चिमी लिपि के नाम से भी जानेंगे, पश्चिमी लिपि, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपको, देवनागरी कितने भेद होते हैं, ठीक है साहब। चलिए, ये टॉपिक होता है हमारा फिनिश। यहाँ से कितना टाइम हो गया भाई? चलिए भाई, चैप्टर हो चुका है आपका फिनिश पूरी तरीके से। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, इंपॉर्टेंट मोस्ट जितने क्वेश्चन होंगे फैक्चुअली वो मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है ना। तो थोड़े क्वेश्चनों पर आज बात कर लेते हैं, बाकी 10-12 मिनट में कल को बात कर लूँगा, अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर दूँगा और आपको क्वेश्चन भी करा दूँगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो जैसे कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लिखते चले जाएंगे, मैं आप बात करते चला जाऊँगा, ठीक है ना। जैसे कि मतलब हाँ, तो मैं पहले क्वेश्चन पे बात करता हूँ कि देवनागरी लिपि जो थी, देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में अपनाने की बात, देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में अपनाने की बात सबसे पहले किसने कही? तो इनका नाम है शारदाचरण ने। शारदाचरण ने सबसे पहले देवनागरी लिपि को संविधान में अपनाने की बात करते हैं, ठीक है साहब। दूसरी बात, केरल में इस भाषा को क्या कहा जाता है? केरल में हिंदी को किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। केरल में हिंदी को गुसाई भाषा के नाम से जानते हैं, गुसाई भाषा के नाम से केरल में हिंदी को जाना जाता है। काशी का कहाँ कहा जाता है इसको भैया, ठीक है ना। काशी का कहाँ कहा जाता है? काशी का, इसको काशी का हिंदी को कहाँ कहा जाता है? काशी का बच्चों कहाँ कहा जाता है? पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो ध्यान रखना, बनारस में हिंदी को काशिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कितने राज्यों की राजभाषा है हिंदी? हिंदी कितने राज्यों की राजभाषा है? तो 15 राज्यों की। लिख लेना क्वेश्चन को ध्यान से, हिंदी 15 राज्यों की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कितने राज्यों की राजभाषा है? ये मैंने लिख दिया आपको। चलिए, नहीं सॉरी, यहाँ पर आप 15 ना लिख करके आप लिखेंगे 10, 9 प्लस 1, और ये 1 है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है बच्चों। कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, मिस्टेक हो गया मुझसे ये, कोई नहीं। 9 प्लस 1 जो है ये है आपका हिंदी कितने राज्यों की राजभाषा है। और अगर मैं कहूँ हिंदी की कितनी विकसित भाषाएं हैं, हिंदी की विकसित भाषाएं कितनी हैं, कितनी विकसित भाषाएं हैं? तो 15 भाषाएं टोटल हिंदी की विकसित हैं। बाकी संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र होता है जिसमें से 15 विकसित हैं, ठीक है ना। नोटों पर तो आपको पता ही है कि नोटों पर जो है कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, 17 भाषाएं नोटों पर लिखी होती हैं, ठीक है ना। भारत के अलावा किस किस देश में हिंदी और कहाँ बोली जाती है? तो कई नाम यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, नेपाल आता है, नेपाल में भी बोली जाती है, फिजी में भी बोली जाती है, फिजी एक देश है छोटा सा, बहुत छोटा सा, ठीक है ना। पाकिस्तान में भी बोली जाती है, ठीक है ना, पाकिस्तान में भी हिंदी बोली जाती है। मॉरिशस में भी हिंदी बोली जाती है, ठीक है ना, ये मॉरिशस में भी हिंदी बोली जाती है। लेकिन इसमें ये देश एक ऐसा है पाकिस्तान जहाँ बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है सब्जेक्टिव रूप में, ठीक है ना। तो यार ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है साहब। तो 7 क्वेश्चन हो गए। चलिए और बात कर लूँ थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका जिक्र भी नहीं हुआ होगा। चलिए साहब, 8वां क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं भाई। भारत में क्रम क्या है? भारत में क्रम क्या है भाषा का? भारत में भाषा क्रम क्या है? भाषा का क्रम क्या है भाई? भाषा का क्रम क्या है भारत में? अवरोही क्रम, मतलब सबसे पहले भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? पहले नंबर पर कौन सी भाषा आएगी बच्चों? हिंदी आएगी, हिंदी पहले नंबर पर। और साथ ही साथ ध्यान रखना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में
43 लगभग 44 आप लिख लेंगे, 44% लोग भाषा को बोलते हैं, मतलब 44% लोग हिंदी भाषा को अपनी राजभाषा मान चुके हैं, कह चुके हैं। ठीक है साहब, ठीक, 43.63 इसका परसेंटेज है, तो 44% हम लगभग लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है? आप जानते हैं दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा का नंबर बोली जाती है? बांग्ला। बांग्ला भाषा दूसरे नंबर पर आती है। और तीसरे नंबर पर कौन सी भाषा आती है? तीसरे नंबर पर हम विचार जो करते हैं वो कौन सी भाषा का करते हैं? अब तक हमने एक चीज़ पढ़ी है कि पहले नंबर पर हिंदी भारत में, दूसरे नंबर पर बांग्ला, और तीसरे नंबर पर हम जिस भाषा का जिक्र करते थे वो तेलुगु भाषा थी। लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार तेलुगु भाषा को मराठी ने पीछे छोड़ दिया है। अब तीसरे नंबर पर बच्चों मराठी भाषा आती है और चौथे नंबर पर तेलुगु भाषा की बात आती है। ये है भारत में हिंदी का क्रम, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना? ठीक है, चलिए, ये इससे छोड़ दिया है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। चलिए, विश्व में ये क्रम देखो अगले क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन कितने हो गए थे? 7 हो गए थे पहले। चलिए, विश्व में क्या होगा? यही क्रम अगर विश्व में देखूं तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है बच्चों? चीनी, जानते होंगे चीनी भाषा। चीनी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, चीनी, या मंडारिन के नाम से भी बोली जाती है। मंडारिन लिखते हैं हिंदी में, मंडारिन, ठीक है ना? दूसरे नंबर पर आप जानते ही होंगे हिंदी बोली जाती है। तीसरे नंबर पर कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी। और चौथे नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है भैया? स्पेनिश। स्पेनिश भाषा चौथे नंबर पर बोली जाती है। क्लियर? तो ये क्रम हो गया। क्लियर? चलिए, और बात कर लूँ थोड़ी सी, क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में भाषा कितनी है? कितनी भाषाएं भारत में हैं? ठीक है ना, भाषा। तो भारत में बच्चों भाषा, टोटल भाषाओं की अगर बात करूं तो देखो 179 भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन याद रखना ये 179 जॉर्ज, मैं ऐसे करके लिख दूँ, दोनों का काम हो जाएगा। भारत में भाषा एवं बोली, लो जी, अब मैं दोनों एक साथ लिखूँगा, भारत में भाषा एवं बोली, ठीक है ना? तो भारत में जो भाषा बोली जाती हैं वो बच्चों 179 बोली जाती है, और बोली जो हैं वो 600 हैं, लगभग 600 बोली। लेकिन याद रखना ये फैक्ट जो मैंने लिखा है ये जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार है, कोई दिक्कत किसी को होने वाली नहीं है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार है। हैंग तो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, स्पष्ट लिख तो क्वेश्चन चल रहे हैं, मुझे लग रहा है बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हैं ये 179 बोलियां और 600, मतलब 179 भाषाएं और 600 बोलियां। लेकिन याद रखना अगर वर्तमान कंडीशन में अगर मैं बात करूँगा तो वर्तमान कंडीशन में बच्चों अब आकर के जो बोलियों की, भाषाओं की बात की जाती है वो लगभग 122 भाषाएं बोली जाती हैं। 122 भाषाएं हैं और बोलियों में बड़ा मतभेद है, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा बोलियों में, ठीक है? 1636 भी कहा जाता है, 1652 भी कहा जाता है कि 1636 बोलियां, और ये भी फैक्ट है 1652, विवादित है बिल्कुल एकदम में, ठीक है ना? 1652 की भी बात कही जाती है। ये कब है? वर्तमान में। आपका रियल फैक्ट में आपको बता दूं, कभी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है ना बच्चों तो यही मिलेगा ग्रियर्सन के अनुसार, क्योंकि जनगणना के आधार पर क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्लियर? चलिए, तो 10 क्वेश्चन ही आपके मैंने करा दिए हैं, कॉपी में इसको नोट करेंगे बहुत अच्छे से।